आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तो आप लोग गरियाएंगे भी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक टॉपिक को लेकर आया हूं और उसको शुरू किया जाए। और ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में अपनी सत्ता को स्थापित कर लेते हैं, तो उन ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों को ये लगा कि यहाँ पर कुछ रेवेन्यू सिस्टम भी होना चाहिए, क्योंकि आपके हिंदुस्तान में वो व्यापार करने के लिए आए थे। फिर उसके बाद उनको लगा कि एम्पायर भी खड़ा किया जा सकता है, तो साम्राज्य भी खड़ा किया और फिर यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट का काम बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। तो जो उन्होंने हिंदुस्तान में रेवेन्यू सेटलमेंट किया, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त के रूप में हो, चाहे महालवाड़ी बंदोबस्त के रूप में हो, चाहे रैयतवाड़ी के रूप में हो, कुछ समय के लिए इजारेदारी व्यवस्था भी थी। तो आज मैं इस सेटलमेंट में से एक बंदोबस्त के ऊपर बात करूंगा, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग इस रेवेन्यू सिस्टम में आज जो बात करने जा रहे हैं वो है स्थायी बंदोबस्त। तो इस तरीके से आज हम लोग जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर बात करें तो यहां पर स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। स्थायी बंदोबस्त, तो यहां पर स्थायी बंदोबस्त के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। ध्यान रखना कहीं आ जाए इस्तमरारी, तो इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहीं कह दिया गया, जमींदारी बंदोबस्त, क्योंकि जमींदारों के हाथों में ही सब पूरी सत्ता थी। इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कह सकते हैं, तो परमानेंट सेटलमेंट भी इसको कहा जा सकता है। तो एक ही नाम है, इसे हम स्थायी बंदोबस्त भी कह सकते हैं, इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कह सकते हैं, इसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जा सकता है, परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जा सकता है। अब हम थोड़ी सी बातों को लेकर चलें। आपने थोड़ा सा अगर पीछे जाते हैं तो आपने सुना होगा कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध के पश्चात अंततः 1765 में 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। और इस इलाहाबाद की जब संधि होती है, थोड़ा सा अगर मैं आगे जाऊंगा तो आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि यदि मैं इस इलाहाबाद की संधि की बात करता हूं, 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि होगी, ये बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। तो ये इलाहाबाद की जो संधि क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई, यहां पर बंगाल में दीवानी स्थापित होती है संधि के द्वारा। और बंगाल में जब दीवानी मिल गया तो अंग्रेजों को एक तरह से बंगाल का राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया गया। मैं द्वैध शासन अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बंगाल में आपको कहीं ना कहीं राजस्व वसूल करने का अधिकार कंपनी को मिल जाता है और निजामत यानी शांति व्यवस्था का काम नवाब को मिल जाता है, तो यहीं से बंगाल में द्वैध शासन शुरू हुआ। और ये जो टाइम पीरियड था द्वैध शासन का, आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो द्वैध शासन का समय है वो 1765 से लेकर 72 तक है। ये 7 वर्षों में कंपनी ने यहां पर एक व्यवस्था स्थापित किया है। अब इस व्यवस्था जो था 1765 से 72, तो वो प्रतिवर्ष एक प्रकार से कुल मिला के वार्षिक आधार पर लगान वसूल किया जाता था। हम ये कह सकते हैं कि वार्षिक आधार पर लगान को वसूल किया जाता था। थोड़ा सा ध्यान रखना कि वार्षिक आधार पर लगान लिया जाता था, यानी हर वर्ष कुल मिला के कहीं ना कहीं जमींदारों को बुलाया जाता था, उनसे जो ज्यादा से ज्यादा बोली लगाता था, उस जो ज्यादा बोली लगाता था उसी को ठेके पर जमीन दे दी जाती थी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस बंदोबस्त में ठेकेदारी व्यवस्था हम देखने को मिलती है। ठेकेदारी, इसको कहीं कहीं इजारेदारी भी कहा गया है। इजारेदारी का मतलब है कि कहीं ना कहीं ठेके पर जमीन को दिया जाना, लेकिन यहां वार्षिक व्यवस्था थी। और 1765 से 72 तक जब जमींदारों को एक वर्ष के लिए जमीन मिला करती थी, तो क्या करते थे कि बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर अत्याचार और शोषण किया करते थे और ज्यादा से ज्यादा राजस्व की वसूली करते थे। तो इस द्वैध शासन के तहत जब 65 से 72 तक की व्यवस्था थी, तो इसमें क्या हुआ कि बंगाल का जो 1/3 जमीन थी, वो 1/3 जो जमीन है, आप इस बात को ध्यान रखना, बंगाल की 1/3 जमीन क्या हो जाती है, बनचर हो गई।
यानी जंगल में परिवर्तित हो गई, लोग जमीन छोड़कर भागने लग गए, लोगों के पास जब खाने का ही दाना नहीं था, जो भी उपजाते थे लेकर जो है जमींदार के लठैत लोग लेकर चले जाते थे, किसान बर्बाद हो गए, कृषि बर्बाद हो गई, बंगाल में बड़े पैमाने पर अकाल पड़ा। तो कंपनी के सामने बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई कि भाई इस कैसे व्यवस्था बनेगी, जब जमीनें खत्म हो जाएगी तो फिर रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स साहब आते हैं और वॉरेन हेस्टिंग्स साहब फिर क्या करते हैं, इसी व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं। और वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करेंगे जब आएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग्स जब आते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक व्यवस्था शुरू करेंगे, इसको इजारेदारी कहते हैं। और इस इजारेदारी व्यवस्था में क्या किया कि जो अभी तक वार्षिक लगान ली जाती थी, यानी प्रतिवर्ष जो जमीन ठेके पर बंगाल में दी जा रही है, अब उसको पंचवर्षीय कर दिया गया। पंचवर्षीय आधार पर यानी 5 वर्षों के लिए जमीन दी जाने लगी ठेकेदारों को। और कहीं ना कहीं फिर वही बात ऊंची बोली लगाने वालों को दी जाती थी, यानी जो भी ऊंची बोली लगाने वाले, यानी जो भी जमींदार है, साहूकार है, महाजन है, सरकार बोली लगवाती थी और जो भी ज्यादा से ज्यादा बोली लगाता था उसको जमीन कुल मिलाकर उसके नाम से 5 वर्ष के लिए पट्टा दे दिया जाता था। ये इजारेदारी प्रथा कुल मिला के शुरू किया, लेकिन यहां से भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट नहीं हो पाई, यानी बंगाल के द्वैध शासन में प्रॉब्लम बनी रही। उसके बाद इजारेदारी की व्यवस्था वॉरेन हेस्टिंग्स साहब पंचवर्षीय आधार पर लेकर आए, वहां पर भी प्रॉब्लम ज्यों की त्यों बनी रही। उसके बाद इस व्यवस्था को क्या किया गया, 1777 से लेकर पुनः वार्षिक कर दिया जाता है। अब पुनः वार्षिक आधार पर फिर वही बात ऊंची बोली लगाने वाले को दिया जा रहा है। नहीं, एक तरह से मैं यह कहना चाहता हूं कि 1765 से लेकर 1786 तक, जब तक कार्नवालिस साहब हिंदुस्तान में नहीं आ जाते हैं, तब तक बहुत ज्यादा रेवेन्यू सिस्टम को लेकर एक तरह से दुविधा की स्थिति थी। अंग्रेज स्वयं नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर क्या किया जाए, अंग्रेजों के सामने स्वयं बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तब अंततः जब कार्नवालिस साहब स्वयं आए, मैं यह कहना चाहता हूं कि कार्नवालिस साहब कब आ रहे हैं, तो कार्नवालिस साहब जो आ रहे हैं वो 1786 में आ रहे हैं। और कार्नवालिस साहब जब 1786 में आए तो उनको लगा कि नहीं यार, इस व्यवस्था में कुछ सुधार होना चाहिए, कब हम वार्षिक करेंगे, कब 5 वार्षिक करेंगे, हमारे लोग भी इसमें लगे रहते हैं, रेवेन्यू भी हमारी अनिश्चित बनी रहती है, क्योंकि हर साल बोली लगाओगे तो कहीं ना कहीं अनिश्चित तो आपका कहीं ना कहीं बजट रहेगा ही रहेगा। तो अब उसके आधार पर कार्नवालिस को लगा कि आखिर किया क्या जाए। तो कार्नवालिस कहीं ना कहीं अब सुधार करने के मूड में आ चुके हैं, लेकिन वो खुद भी नहीं तय कर पा रहे थे कि ये लगान को सुधारना, यानी कि लगान या राजस्व व्यवस्था में सुधार करना चाह रहे थे, लेकिन वो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे आखिर क्या किया जाए। लेकिन इसी समय एक ऑर्डर निकला, बड़ा गौर से सुनिएगा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एबीसीडी में तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा है, फलाना है, ढिमका है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं कंसेप्ट पढ़ा जा रहा है, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा। अब कार्नवालिस साहब को लगा कि यार क्या किया जाए, बड़े कुलना के वो भी असमंजस में कि क्या किया जाए, वार्षिक किया जाए, पंचवर्षीय किया जाए, 10 वर्षीय कर दिया जाए। लेकिन इसी समय डायरेक्टरों ने एक आदेश पारित कर दिया और वही आदेश स्थायी बंदोबस्त का आधार बना। यानी ये असमंजस चल ही रहा था तब तक जो है डायरेक्टरों ने ध्यान रख, डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, यानी डायरेक्टर के जो बोर्ड था जिसको हम सीओडी कहते हैं, सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसने एक आदेश पारित किया और आदेश पारित कर ये किसके पास भेज दिया, कार्नवालिस के पास भेजा गया। और कार्नवालिस से ये कहा गया कि भाई बहुत हो गया, अब तुम जमींदारों को बुला के कहीं कि जमींदारों से आप स्थायी सेटलमेंट करिए। यानी पहली बार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का आदेश जब कहीं ना कहीं कार्नवालिस को मिला कि आप एक स्थायी बंदोबस्त करें, यही आदेश स्थायी बंदोबस्त का आधार बन गया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी यह जो कहीं ना कहीं डायरेक्टरों का जो आदेश पारित हुआ कि आप एक स्थायी कुलना के समझौता यहां पर करिए, स्थायी समझौता करिए, यानी डायरेक्टरों का यही आदेश जो है वो स्थायी बंदोबस्त का आधार बना। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा,
स्थायी बंदोबस्त का आधार बना। बहुत से लोग कहते हैं सर हम स्थायी बंदोबस्त जानते हैं, फलाना हुआ ढिमका हुआ जमींदार था, अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कुछ नहीं जानते हो। एक एक लाइन को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे थ्योरी में तब तक सब कुछ क्लियर नहीं होगा। आप देख रहे हैं बहुत से लोग जो है हिस्ट्रियो पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफियो पढ़ा दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि पूरा लग रहा है कि धरती का ज्ञान उन्हीं के पास है। इसीलिए आप इस बात को थोड़ा सा सजग रहा करिए। विषय विशेषज्ञ बनने में ही हालत खराब हो जाती है तो 5 विषय आप कैसे पढ़ा पाओगे? है? ये तो वही अला हो गया कि गांव में झोला छाप डॉक्टर, हम सब जानते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग सजग रहा करें। मेरा कहने का मतलब है कि स्थायी बंदोबस्त का आधार कार्नवालिस नहीं है। स्थायी बंदोबस्त का आधार ये कहीं ना कहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का आदेश, और तब कहीं ना कहीं कार्नवालिस को एक प्रकार से जो है आधार मिल गया। और कार्नवालिस को जब आधार मिल गया तो कार्नवालिस ने कहा कि इसी आदेश के आधार पर अब मैं भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करूंगा। क्लियर है? इसी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। क्लियर है? लेकिन प्रॉब्लम अभी शॉर्ट आउट नहीं हुई है, आखिर कैसे किया जाए। अब इस स्थायी बंदोबस्त से समस्याएं कुछ पैदा हुई। अब स्थायी बंदोबस्त से समस्याएं कैसे पैदा हो रही हैं तो अब जरा समझ लीजिएगा। ये तो तय हुआ कि हम स्थायी बंदोबस्त करेंगे, ये तय हो गया कि हम क्या करेंगे, तो स्थायी बंदोबस्त करेंगे। ये तय हो गया कि स्थायी बंदोबस्त हमको करना है, ये तय हो चुका है।